गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में मार्क्सवादी विचारधारा का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि राज्य के कार्य और क्षेत्र और प्रकृति के संदर्भ में हमने उदारवादी दृष्टिकोण देखा, उसी तरीके से हम आज मार्क्सवादी दृष्टिकोण देखेंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी विचारक होता है वो उन परिस्थितियों से प्रभावित होता है जो कि उसके समय रही, क्योंकि कोई भी विचार शून्य में नहीं बनता। जो परिस्थितियां हैं वो विचारों की श्रृंखला का निर्माण करती हैं। तो इसी संदर्भ में जब हम मार्क्सवादी विचारधारा को देखते हैं तो मार्क्सवाद का प्रमुख प्रतिपादक कार्ल मार्क्स रहे, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं तो कार्ल मार्क्स और एंजलिस, इनके द्वारा जो भी प्रमुख रचनाएं लिखी गईं, कौन सी प्रमुख रचनाएं थी? साम्यवादी घोषणा पत्र, पूंजी। इसमें इन दोनों ने ही राजनीतिक जो विचारधारा का प्रतिपादन किया उसको मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। तो मार्क्सवाद कहीं ना कहीं राज्य के लिए सपोर्टिव नहीं था। मार्क्स ने राज्य को एक आवश्यक संस्था के रूप में नहीं देखा, बल्कि ये इसको आवश्यक बुराई मानता था। उसका ये मानना था कि जब तक सर्वहारा वर्ग की स्थापना नहीं हो जाती तब तक राज्य रहेगा, लेकिन जब राज्य विहीन समाज विहीन समाज की स्थापना होगी तब राज्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। क्योंकि मार्क्स का ये मानना था कि राज्य एक शोषण का यंत्र है। तो जो दूसरा पॉइंट मैं आपके बता रही हूँ वो यही है कि मार्क्सवाद ने राज्य को एक वर्गीय संस्था माना है, क्योंकि जब वर्ग में विभेद हुआ, जब पूंजीपति वर्ग और श्रमिकों के बीच में एक बहुत बड़ा गहरा अंतर आ गया। क्योंकि बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पूंजीपति वर्ग जो है वो पूंजी के आधार पर धनवान होता चला गया, और जो गरीब वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनको अपनी मजदूरी भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती थी। तो इन दोनों वर्गों के बीच में एक जो आर्थिक असमानता थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तब राज्य अस्तित्व में आया। तो मार्क्स ने कहा कि राज्य कहीं भी श्रमिकों के हित की बात नहीं करता। जब पूंजीपतियों के हित खतरे में पड़ने लगे तो उन्होंने राज्य रूपी संस्था का निर्माण कर लिया। तो एक वर्गीय संस्था के रूप में इसका अस्तित्व आया। तो इसलिए मार्क्स का ये कहना था कि ये स्वाभाविक संस्था नहीं है, ये व्यक्ति की प्रकृति में निहित नहीं है, ये एक अस्वाभाविक संस्था है, अस्थायी संस्था है, जो समय के रहते समाप्त भी होगी। कभी भी राज्य को स्थायी संस्था मार्क्स ने नहीं माना। नेक्स्ट जो हम देखते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि मार्क्स ने राज्य को शोषण का यंत्र माना। उसका मानना था कि श्रमिकों के हितों में वृद्धि करने का साधन राज्य नहीं है, ये केवल पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करता है, और उन्होंने ही अपने हितों की रक्षार्थ इस संस्था का निर्माण किया है। तो राज्य के संबंध में कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो था वो पॉजिटिव नहीं था, बल्कि नकारात्मक था। और मार्क्स ने अपने इतिहास की जो व्याख्या करी है उसमें उन्होंने 6 अवस्थाएं बताई हैं। तो उन्होंने कहा है कि प्रारंभ में राज्य को स्वीकारना है क्योंकि यह व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, लेकिन जब पूंजीवाद का अंत हो जाएगा, उस समय जब साम्यवादी व्यवस्था आ जाएगी, सर्वहारावादी व्यवस्था आ जाएगी, उस समय राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा और एक राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, जिसमें सारे उत्पादन और वितरण के साधनों पर पूरा अधिकार समाज का रहेगा। कोई एक व्यक्ति विशेष का या समुदाय विशेष का अधिकार नहीं रहेगा। तो कुल मिला के ये मैंने आपको एक परिचयात्मक संदर्भ बताया कि राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा क्या है, उससे हम क्या समझते हैं। अब नेक्स्ट है राज्य के संबंध में प्रमुख विचार क्या हैं जो कि मार्क्सवादियों ने बताएं। तो जैसा कि पहला मैंने बच्चों ये बताया आपको कि राज्य की उत्पत्ति का आधार वर्ग विभेद है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि राज्य की अवधारणा वर्ग संघर्ष पर आधारित है। जब श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग के मध्य संघर्ष हुआ तब राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो मार्क्स का मानना है कि अब तक मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। राज्य का उदय वर्ग संघर्ष की प्रकृति के अनुकूल ही हुआ है, अतः ये एक अस्वाभाविक संस्था है, ये व्यक्ति के स्वभाव में निहित नहीं है। जैसा कि अरस्तु का आपने पढ़ा होगा और देखा होगा, उन्होंने माना है कि राज्य व्यक्ति एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी है और बिना राज्य के अपना विकास नहीं कर सकता।
दूसरा, राज्य शोषण का एक यंत्र है। तो मार्क्स ने राज्य और शासन का शोषण का एक यंत्र बताया, क्योंकि राज्य का उदय वर्ग विभेद पर आधारित तो है। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग काफ़ी, उन दोनों के बीच आर्थिक असमानता थी। पूंजीपतियों के पास आर्थिक शक्ति थी तो उन्होंने राजनीतिक शक्ति भी ले ली थी, शक्ति का केंद्रीकरण हो गया था। पूरे देश के लिए कानूनों का निर्माण पूंजीपतियों के हाथ में आ गया था, वो मनमाने कानून बना रहे थे। इस तरीके से सामंतवादी युग में सामंतों ने श्रमिकों का शोषण किया, पूंजीवादी युग में पूंजीपतियों ने श्रमिकों का शोषण किया। लोकतंत्र की जहाँ तक बात है तो मार्क्सवाद ये कहता है कि लोकतंत्र को भी यदि हम देखें तो वो जनहितों वाली संस्था नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में भी बहुमत का शासन होता है। वहाँ पर जो व्यक्ति इतना धन खर्च कर सकता है, चुनावों में खड़ा हो सकता है, तो वो व्यक्ति उच्च वर्ग से ही संबंधित होते हैं, तो कहीं पर भी जनहितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अतः वो भी श्रमिकों का शोषण करेंगे। तो इस रूप में मार्क्स ने राज्य को केवल एक शोषण का यंत्र माना है, जो कि व्यक्तियों का शोषण करती है, और इस राज्य के द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तो अच्छा, उनका जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड था वो राज्य के लिए मार्क्स का नहीं था। नेक्स्ट है अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। मार्क्स ने इस चीज़ को स्वीकार किया है और उसका ये मानना है, क्योंकि ये एक इसको अच्छी संस्था नहीं मानता, एक अस्थायी संस्था मानता है, तो उसने इसके विलीन होने की बात तो करी है, लेकिन कुछ समय बाद जो उसने इतिहास की 6 व्यवस्थाएं बताई हैं उसमें प्रारंभिक अवस्थाओं में राज्य विद्यमान है, क्योंकि मार्क्स का मानना था कि राज्य एक बुराई होते हुए भी व्यक्ति की आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा। लेकिन जैसे ही पूंजीवाद की स्थापना होगी उसके बाद कुछ समय के बाद राज्य समाप्त होगा, लेकिन जो पूंजीवाद की समाप्ति के बाद जो समय होगा उस समय सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी। जो मजदूर हैं वो सब उत्पादन के साधन और वितरण उनके हाथ में आ जाएंगे। तो इस तरीके से पूंजीवाद का अंत होने के बाद ही राज्य बना रहेगा और उस काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी। सारा जो शासन है वो सर्वहारा वर्ग के आधार पर ही चलेगा। तो ये एक अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को मार्क्स ने स्वीकार किया है। नेक्स्ट है राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना। तो बच्चों, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि मार्क्स का मूल उद्देश्य यही था कि ऐसा समाज बने जिसमें कोई राज्य नहीं होगा और कोई वर्ग नहीं होगा, सब एक होंगे। तो प्रमुख रूप से मार्क्स मजदूरों का पक्षधर रहा और मजदूरों के हितों की उन्होंने बात करी है, और उसने माना कि जो राज्य है वो एक वर्ग संघर्ष का परिणाम है, ऐसी संस्था है, तो इसका अंत भी धीरे धीरे हो जाएगा। जब साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होगी, जब सर्वहारा वर्ग आएगा, उस समय राज्य जो है वो विलुप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से राज्यहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बाद ही वास्तविक साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होगी, ऐसा मार्क्स का मानना था। राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज में देखेंगे तो जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार और उसकी योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक मिलेगा। जो योग्य व्यक्ति हैं वो अपने आधार पर अपने अनुसार संपत्ति का अर्जन करेंगे, उनको राज्य के लाभों की प्राप्ति होगी, उनको किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। तो एक राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की बात मार्क्सवादी विचारधारा ने करी है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का विरोध और अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थक। जो मार्क्सवाद रहा और स्वयं जो मार्क्स रहे वो राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे। उन्होंने जो भी मजदूरों के लिए विचार दिए तो उन्होंने किसी एक देश काल परिस्थिति से बंधे हुए मजदूरों की या श्रमिकों की बात नहीं करी है। उनका ये मानना था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं खोना, अपनी बेड़ियां तोड़नी है। तो इस तरीके से सबके लिए एक मुक्ति का जो संदेश था वो मार्क्स ने दिया, और दिन पे दिन जिस तरीके से मजदूरों की हालत ख़राब होती जा रही थी, पूंजीपति बड़े बड़े उद्योग लगा रहे थे, उसमें वो मुनाफा कमा रहे थे और उस मुनाफा का एक अंश भी वो श्रमिकों को नहीं दे रहे थे, उससे श्रमिक धीरे धीरे गरीब होते जा रहे थे और पूंजीपति अमीर होते जा रहे थे। तो उस समय उन्होंने कहा कि विश्व के मजदूरों सभी श्रमिकों तुम एक हो जाओ, ये उनका एक नारा था मार्क्सवाद का। तो मार्क्स का मानना था कि जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण रुक जाएगा तो एक देश के द्वारा दूसरे देश का भी शोषण रुक जाएगा। जब
कोई शोषण नहीं करेगा तो आपस में शत्रुता नहीं रहेगी। जब शत्रुता नहीं रहेगी तो वैमनस्य नहीं रहेगा, वैमनस्य नहीं रहेगा तो कोई युद्ध की संभावना नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आपसी शत्रुता की समाप्ति हो जाएगी, युद्ध समाप्त हो जाएगा और एक ऐसे शांतिपूर्ण सद्भावपूर्ण समाज की स्थापना होगी। तो ये मार्क्सवाद के विचार बच्चों हैं राज्य के संदर्भ में, तो ये हमने आज आपको बताए। अब अगली क्लास में हम सर्वहारा वर्ग का जो राज्य बताया है उन्होंने, सर्वहारा वर्गवादी राज्य, उसकी विशेषताओं को देखेंगे, उसकी आलोचना का अध्ययन करेंगे।